अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिला नॉवेल जाने सितमगर की एपिसोड 48, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कुछ नए ट्विस्ट के साथ न्यू एपिसोड की तरफ। मैं कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मगर मैं जानती हूँ आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। महरूसा ये बात सिर्फ दिल में सोच पाई थी, हमदान को कहने की जुर्रत नहीं थी उसके पास। महरूसा की वो पूरी रात जाग कर गुजरी थी। हमदान उसकी लम्स का मरहम पाते वैसे ही उसकी गोद में सर रखे सोया रहा था, जबकि महरूसा उसके आराम के ख्याल से ज़रा सा हिल तक नहीं पाई थी। उसने पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठे गुजार दी थी। उसकी टांगें दर्द के मारे जैसे बेजान हो चुकी थीं, मगर उसकी हमदान सिद्दीकी के लिए बेपनाह मोहब्बत ही थी, जिसकी वजह से वो हमदान का सर अपनी गोद से हटा नहीं पाई थी और शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त करती मुस्कुराती आंखों के साथ सारी रात उसे दीवानावार निगाहों से तकती रही थी। वो जानती थी इस शख्स के साथ उसकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुख्तसर सा था, इसलिए वो उसके साथ मिला हर लम्हा ऐसे ही खुली आंखों से जीना चाहती थी। ब्लैक स्टार्स जो दुनिया वालों के लिए दहशत और बुराई की अलामत माने जाते थे, उनकी असल हकीकत क्या थी, इससे बहुत कम लोग ही वाकिफ़ थे। वो तीनों एक साथ तो आए थे, मगर उनके इस गैंग को तश्कील देने के पीछे मुल्क की सलामती का कितना बड़ा रीज़न था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया था। उन तीनों का ताल्लुक ना तो किसी खुफिया एजेंसी से था और ना ही किसी और इदारे से। वो अपने लीडर आप थे। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि फोर्सेस के तमाम इदारे उन्हें ख़त्म करने के लिए हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि वो अपने मुल्क में पलते शरपसंद अनासिर के सर पर लटकती एक ऐसी अनदेखी तलवार साबित हो रहे थे, जिससे ना तो उनके नाम निहाद सियासी लीडर्स बच पा रहे थे और ना ही फोर्सेस की वर्दियों में छुपी काली भेड़ें। पहले पहल शावेज सिर्फ और सिर्फ शहबाज आफंदी से अपने वालिदैन का बदला लेने के लिए अपना एक मुनज़्ज़म गैंग बनाकर इतना पावरफुल होना चाहता था कि शहबाज आफंदी और उसके ख़ानदान को अपने माँ बाप पर किए गए जुल्म के नतीजे में इबरत का निशाना बना सके, क्योंकि वो बहुत बचपन में ही ये बात तो बहुत अच्छे से सीख गया था कि कानून का दरवाज़ा खटखटाकर वो सीधे तरीके से इंसाफ नहीं मांग सकता था। शहबाज आफंदी और उसकी जेब से पैसा खाते कई लोग उसे अपने हक तक पहुंचने से पहले ही जिंदा निकल जाते, मगर जैसे ही उसकी मुलाकात हाजिम से हुई और हाजिम की ज़िंदगी की दर्दनाक हकीकत पता चली उसे, तब उसे अंदाज़ा हुआ कि जुल्म सिर्फ उसके ख़ानदान के साथ नहीं हुआ था और ना ही एक शहबाज आफंदी जालिम था, बल्कि उस जैसे कई मज़लूम और शहबाज आफंदी जैसे बेज़मीर लोग मौजूद थे जो अपनों का ही खून चूस कर अपने लालच की प्यास बुझाना चाहते थे। हाजिम बहुत छोटा सा था जब उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी। उससे बड़ी उसकी 2 बहनें थीं। वो लोग हिबा के फादर और अपने चाचू के साथ रहते थे, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हाजिम के चाचू और चची उनका बहुत ख्याल रखते थे। हाजिम अपनी बहनों से उम्र में काफ़ी छोटा था। वो सिर्फ उसकी बहनें नहीं, उसके लिए सगी माँ बाप से बढ़कर थीं, जो उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखती थीं। हाजिम उन दोनों के बगैर एक कदम भी नहीं चलता था। वो हमेशा ढाल बनकर उसके साथ रही थीं, मगर एक दिन हाजिम पर ऐसी क़यामत टूटी जो उस नरम दिल रखने वाले इंसान को एक दरिंदा बनने पर मजबूर कर गई थी। हाजिम, जिसे हमेशा सुबह उसकी बहनें निहायत ही मोहब्बत से उठाती थीं, एक सुबह उसकी ज़िंदगी में ऐसी आई थी जब उसे उठाने कोई नहीं आया था। हाजिम रोज़ 7 बजे उठकर अपनी बहनों के हाथों तैयार होकर स्कूल जाता था, मगर उस दिन उसकी आँख 10 बजे के करीब घर में होते शोर के एहसास से खुली थी। वो जैसे ही बाहर निकला, बाहर छाया क़यामत का सा समा देखकर वो मासूम कमसिन बच्चा सहम गया था। उसकी बहनें कहीं नहीं थीं, मगर उन दोनों के बारे में जो बातें की जा रही थीं वो सुनकर
हासिम की जिंदगी का सुकून छिन गया था। तेरी दोनों बहनें अपने आशिकों के साथ मुंह काला करके भाग गई हैं रात की तारीकी में। जब माँ बाप सर पर ना हो तो लड़कियां ऐसे ही गुल खिलाती हैं। हासिम के कानों से अपने रिश्ते की फुप्पो की कही बात टकराई थी। सिर्फ वही नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स उसकी बहनों पर ऐसे ही इल्ज़ामात लगा रहा था कि हासिम की रूह तक कांप गई थी। नजमा बेगम लोगों के मुंह बंद करने में हलकान हो रही थीं, जबकि उसके चचा एक जानिब झुके कंधों के साथ चेहरा झुकाए बैठे थे। छोटी सी हिबा पिंक फ्रॉक पहने दीवार के साथ लगी सहमी निगाहों से ये सब देख रही थी। उसकी नजरें हाजिम पर आन टिकी थीं, जो लाल चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाता उन सब लोगों के मुंह बंद कर देना चाहता था। मगर उसमें अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन लोगों से लड़ पाता। लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि उस पर जान निछावर करने वाली उसकी बहनें कुछ गलत नहीं कर सकती थीं, ना ही उसे छोड़कर जा सकती थीं। वो 15 साल का था, इतना छोटा बिल्कुल भी नहीं था कि लोगों की बातों पर यकीन कर लेता। उस दिन के बाद से उसे बिल्कुल चुप लग गई थी। उसने अपने चचा चची से छुपकर अपनी बहनों को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर उनका सुराग कहीं नहीं मिल पाया था। जब एक दिन उसने अपने चचा हाशिम अली को जो बात करते सुना, वो एक बार फिर उसे हिला कर रख गई थी। उन्हें यही लगा था कि हाजिम भी बाकी सबके साथ शादी पर गया हुआ है, मगर हाजिम तबीयत खराबी की वजह से घर पर ही था। हाशिम साहब के दोस्तों की आमद का सुनकर हाजिम वैसे ही बाहर निकला था, मगर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आते उसे अपने चचा की आवाज़ सुनाई दी थी, जो उसकी बहनों के बारे में ही बात कर रहे थे अपने करीबी दोस्त से। वैसे आज तक इतने महंगे दामों कोई लड़की नहीं बिकी जितना मोल तुम्हारी भतीजियों का लगा है। क्या धूल झोंकी है तुमने पूरे खानदान वालों की निगाहों में। यहाँ सबके सामने भी मुअज़्ज़िज़ बन गए और वहाँ अपना कारोबार भी चमका लिया। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि तुम्हें ये ख्याल पहले क्यों ना आया। घर में इतनी हसीन लड़कियाँ होते हुए भी बार ख्वार होते रहे। वो शख्स और भी न जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर हासिम को लगा था वो अब कभी कुछ भी सुन नहीं पाएगा। उसकी बहनों पर इतना बड़ा जुल्म किया गया था और उसे पता भी नहीं चला था। हाजिम दीवार पर लटकी हाशिम अली की राइफल उतारता गुस्से से उन्हें मारने के लिए ड्राइंग रूम की जाने बढ़ा। जब किचन से निकलते खानसामा ने भाग कर आते उसे रास्ते में ही रोक लिया था। नहीं हाजिम बाबा, आप कुछ नहीं करेंगे। ये लोग इस वक्त बहुत ताकतवर हैं, वो आपको ख़त्म कर देंगे। हम अपनी मासूम बच्चियों का बदला ज़रूर लेंगे, मगर ऐसे नहीं। उनके खानसामा जो उसके वालिदैन के दौर से यहाँ काम कर रहे थे, वो भी हाशिम अली की ये जुल्म की दास्तान सुन चुके थे। उनकी आंखों में भी गुस्से और दुख के मारे आंसू थे, मगर वो हासिम को फ़िलहाल कोई जज्बाती कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अंदर बैठे अफराद इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहनों पर इतना बड़ा जुल्म किया इसने, मैं इसे मार दूंगा। मैं कैसा भाई था उनका, उनकी हिफाजत नहीं कर पाया, न जाने वो किस हाल में होंगी। हाजिम दर्द से बिलबिलाता अपने बाल नोच रहा था, मगर उस वक्त उसे संभालने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसे अपने खानसामा की बात समझते पहले खुफिया तौर पर अपने चचा की जासूसी करते अपनी बहनों का सुराग लगाना चाहा था। इस दौरान वो नजमा बेगम से जिद करके अपनी बचपन की मोहब्बत हिबा इम्तिसाल को अपने नाम लगवा गया था। वो जानता था आने वाला वक्त शायद उसके हक में नहीं होने वाला था, इसलिए वो अब हिबा को खोने का इरादा नहीं रखता था। वो जानता था उसके चचा के किसी भी बुरे फेल में हिबा या नजमा बेगम का कोई कसूर नहीं था, ना ही वो उन्हें कोई सज़ा देना चाहता था। हिबा उसकी मोहब्बत थी जिस पर वो किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ने देना चाहता था। हाजिम को पूरे 2 महीने लग गए थे अपनी बहनों का पता लगवाने में, मगर जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, उसे लगा था वो एक बार फिर हार गया था। उसके चचा ने उसकी बहनों को दूसरे मुल्क स्मगल कर दिया था, मगर वो अपनी इज्जत बचाकर उसी दिन हराम मौत को गले लगा गई थी। उन दोनों ने अपनी रग काट कर अपनी ज़िंदगी की डोर हमेशा हमेशा के लिए काट दी थी। उस दिन हाजिम बहुत बुरी तरह टूटा था। उसके अंदर की इंसानियत उस दिन जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था, जिसका आगाज़ उसने अपने सबसे बड़े मुजरिम से किया था। वो घर से अपने चचा के साथ किसी काम से निकला था, मगर आधे रास्ते में आकर उन पर हमलावर होते उसने उन्हें रस्सियों से बांध दिया था।
पहले उसने उनसे अपनी बहनों की बेगुनाही का सबूत रिकॉर्ड करवाया था, जो वो पूरी दुनिया को दिखाकर उन पर लगा बदकिरदारी का दाग हटवाना चाहता था। और फिर उसने उनकी आहों और सिसकियों को सुनते, अपने दिल को सुकून पहुंचाते, गाड़ी को आग लगाते उन्हें जिंदा जला दिया था। उसके हाथ सबूत था। वो वापस नजमा बेगम और हिबा के पास जाकर उन्हें सब बता सकता था, मगर वो जानता था उसके ऐसा करने से अपने बाप को अपना आइडियल मानने वाली उसकी नाजुक हिबा टूट जाएगी और ना कभी जिंदगी में किसी पर एतबार कर पाएगी। उसके बाप की हकीकत जानकर दुनिया वालों के ताने उसे जिंदा दरगोर कर देंगे। खुद पर इतना बड़ा जुल्म होने के बावजूद हाजिम सालार यहाँ भी अपनी मोहब्बत के बड़ेपन का सबूत देता वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए फरार हो गया था। तब उसकी मुलाकात शाहवेज से ही हुई थी, जो उसी की तरह पूरी दुनिया से खफा हर एक से इंतकाम लेने का जज्बा रखता था। अलग अलग वो दोनों टूटे बिखरे थे, मगर एक साथ आते वो इतने मजबूत हो गए थे कि पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखते थे। उन दो के मिल जाने से सब कुछ मुकम्मल होने के बावजूद एक कमी सी रह गई थी, जिस कमी को महरूसा कंवल ने आकर पूरा कर दिया था। वो कहने को सिर्फ एक गैंग था, मगर वो कई मजलूमों का सहारा था। उनका ये गैंग हमेशा जालिमों पर ही कहर बरसाता आया था। जो लोग अदालतों तक पहुंचकर इंसाफ नहीं मांग पाते थे, उन्हें ब्लैक स्टार्स अपने अंदाज में इंसाफ दिलाते थे। वो हमेशा से अच्छे काम करते आए थे, जिस बारे में पूरी तरह आगाह होते हुए भी उनकी फोर्सेस के इदारे, सियासतदान और यहाँ तक कि मीडिया वाले हमेशा उनके हवाले से हर जगह दहशत और गलत खबरें फैलाकर लोगों के दिलों में उनके लिए नफरत और खौफ व हरास फैलाने की कोशिश करते आए थे। मगर कभी ब्लैक स्टार्स ने इन झूठे इल्ज़ामों का जवाब नहीं दिया था। वो हमेशा अपने अमल से अपना आप अपनी आवाम के बीच मनवाते आए थे। उनके नाम से आवाम से ज़्यादा बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बरजमान आला अफसरान और बेज़मीर सियासतदान डरते थे, क्योंकि वो लोग कईयों को ऐसे ही मौत के घाट उतार चुके थे। मगर आज तक इतनी प्लानिंग्स के बावजूद कोई उनका बाल भी बेकार नहीं कर पाया था। जब एक बार उनको ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने मिलकर अपनी एक टीम तैयार की थी, जिसका लीडर उन्होंने अपना ही एक पुलिस ऑफिसर बनाया था, जो कहने को तो पुलिस ऑफिसर था, दर हकीकत वो भी काले धंधों में मुलविस था, जिसके काम में हमेशा ब्लैक स्टार्स आकर उसे पूरा नहीं होने देते थे। और वो शख्स था हमदान सिद्दीकी का बड़ा भाई रिजवान सिद्दीकी, जिसकी तरबियत सिद्दीकी साहब ने हमदान की तरह बहुत अच्छी की थी, मगर बुरी संगत में पड़कर वो अपना ईमान बेच बैठा था। उसे भी पैसा कमाने का शौक चढ़ा था, जिसमें वो हलाल और हराम का फ़र्क भुलाए बस ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर जाना चाहता था। हमदान उन दिनों तालीम के सिलसिले में इंग्लैंड गया हुआ था। रिजवान की बीवी मरियम, जिसने सिर्फ हमदान की खातिर उससे शादी की थी, वो बहुत पहले ही इस सब से आगाह हो चुकी थी। दूसरी जानिब सिद्दीकी साहब भी आगाह थे और रिजवान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे थे, मगर रिजवान आए रोज़ पस्ती से पस्ती में डूबता जा रहा था। उसने बहुत गलत काम करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसका मरियम से भी झगड़ा होता था। फराह, जो मरियम की नीयत से वाकिफ़ थी, वो यही समझती रही थी कि मरियम जानबूझकर उसके भाई को मेंटली टॉर्चर कर रही है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इस टेंशन का रीज़न तो उसका भाई खुद था। हमदान ने पाकिस्तान वापस लौटते ही पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। जब आहिस्ता आहिस्ता उसके इल्म में अपने भाई की हकीकत आना शुरू हुई, तब तक बहुत सारा पानी सर से गुजर चुका था। वो चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया था। उसने अपने भाई को रोकने और सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी। वो अपने बाबा से और बाकी सब घर वालों से भी शदीद गुस्सा था, जिन्होंने इतने टाइम उसे अंधेरे में रखकर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। उसका भाई मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के हाथों कठपुतली बना हुआ था। जो वो उसे करने को कहते थे वो कर गुजरता था, चाहे वो काम कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। रिजवान सिद्दीकी के बुरे फेल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो जब एक दिन हमदान को अपने दिल पर पत्थर रखकर वो काम करना पड़ा था जो वो कभी करने का सोच भी नहीं सकता था। हमदान ने रात की तारीकी में रिजवान के रूम में जाकर उसे जान से मार दिया था। उसका अपना भाई उसके मुल्क के लोगों के लिए नासूर बन चुका था। न जाने कितने घरों के उजड़ने और इज्जतें लूटने का सबब बन रहा था, जो मुल्क का मुहाफिज होने की वजह से हमदान सिद्दीकी नहीं बर्दाश्त कर पाया था।
رضوان کی موت کو پوسٹ مارٹم میں خودکشی کا نام دلوایا گیا تھا۔ ہمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باوجود قطع تعلق کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس قطع تعلق کا بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے ہیں ہم کس طرح اس کہانی کی پرت سے پرت کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آگے یہ کہانی کیا ٹویسٹ دینے والی ہے یہ تو اب اگلی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا، تو پھر آپ انتظار کیجیے اگلی ایپیسوڈ کا، جو ہم بہت جلد آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔